प्यारे भैया बहनों, आज हम 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत मुद्रा, अर्थ, कार्य एवं पूर्ति इस अध्याय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुद्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, इस बारे में अपन अध्ययन करते हैं। हिंदी भाषा का शब्द मुद्रा अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है। यह कहा जाता है कि किसी समय रोम में देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी और देवी जूनो को ही मोनेटा कहा जाता था। इसके अलावा लैटिन भाषा में मुद्रा के लिए पैट्यूनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो पैटस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पशुधन। प्राचीन काल में पशुओं को भी मुद्रा के रूप में काम में लिया जाता था। इस दृष्टि से मुद्रा शब्द अति प्राचीन समय से ही प्रचलित है। भारत में मुद्रा शब्द का प्रयोग उस संकेत चिन्ह के लिए किया जाता है जो राज दरबार की ओर से किसी व्यक्ति को प्राप्त होता था। वास्तव में वर्तमान युग में भी मुद्रा एक संकेत चिन्ह मात्र है, जिसके माध्यम से विनिमय का कार्य संपन्न किया जाता है। मुद्रा उन वस्तुओं में से जिसकी कोई एक सही परिभाषा करना कठिन है, फिर भी अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से मुद्रा को परिभाषित किया है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुद्रा की दी गई विभिन्न परिभाषाओं को निम्नांकित दो भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें प्रकृति के आधार पर और दूसरा है विस्तार के आधार पर। प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाओं को निम्न 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं, वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषाएं तथा वैधानिक परिभाषाएं। तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो किसी समय अथवा किसी स्थान में बिना संदेह या विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं तथा सेवाओं के खरीदने और खर्च चुकाने के साधन के रूप में सामान्यतः प्रचलित रहती है। इसी को प्रोफेसर किन्स के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा ऋण सुविधा एवं मूल्य सुविधा का भुगतान किया जाता है एवं जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। प्रोफेसर सेलिगमैन के शब्दों में मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि इस वर्ग की परिभाषाओं ने मुद्रा की सामान्य स्वीकृति अथवा सर्वग्राह्यता पर अधिक जोर दिया है। मुद्रा की ये परिभाषाएं स्पष्ट एवं सरल है, जो मुद्रा के रूप को संक्षेप में प्रकट करती है।
इन परिभाषाओं के अंतर्गत चेक, बिल, ड्राफ्ट आदि भी मुद्रा के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि विकसित देशों में भी चेक आदि का प्रयोग सुविधा के लिए किया जाता है। चेक बैंक जमा के प्रतिनिधि मात्र ही होते हैं, फिर भी इन्हें साख मुद्रा के रूप में माना जाता है। इस तरह से अपन देखें तो मुद्रा वह वस्तु है जिसको विनिमय के माध्यम, मूल्य मापक, ऋणों के भुगतान तथा मूल्य संचय के रूप में व्यापक क्षेत्र में स्वतंत्र एवं सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। इसके बाद अब हम आते हैं वर्णनात्मक या कार्यवाहक परिभाषा की ओर। इस परिभाषा के अंतर्गत क्राउथर के शब्दों में मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार्य होती है तथा मूल्य मापन एवं मूल्य संचय का कार्य करती हो। कार्ल बोर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। प्रोफेसर वाकर के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के मूल्य अथवा ऋणों के भुगतान में स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती रहती है, जो भुगतानकर्ता के चरित्र या साख का पता लगाए बिना ही स्वीकार की जाती है और जो इसे प्राप्त करता है वह इसका उपयोग स्वयं नहीं करके किसी न किसी समय विनिमय द्वारा स्थानांतरित कर देता है। इस तरह से उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट है कि इन परिभाषाओं में मुद्रा के कार्यों का वर्णन किया गया है। इनमें मुद्रा क्या है? इसका उत्तर मुद्रा के कार्यों का वर्णन द्वारा दिया गया है। इस तरह स्पष्ट है कि ये विचार मुद्रा के कार्यों का वर्णन करते हैं, मुद्रा की परिभाषा प्रस्तुत नहीं करते। इसके साथ ही इनमें मुद्रा की प्रमुख विशेषताओं जैसे कि सर्वग्राह्यता, जनता के विश्वास आदि पर ध्यान नहीं दिया गया। इन परिभाषाओं ने मुद्रा की वैधानिक मान्यताओं को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जबकि इस विशेषता पर ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद वर्णनात्मक परिभाषाओं के बाद अब हम आते हैं वैधानिक परिभाषा की ओर। मुद्रा की वैधानिक परिभाषाएं मुद्रा के राज्य सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए इनको वैधानिक परिभाषा कहते हैं। सामान्य स्वीकृति तथा वर्णनात्मक परिभाषाओं में प्रमुख दोष यह है कि इनमें मुद्रा की वैधानिक मान्यता को कोई महत्व नहीं दिया गया, लेकिन आधुनिक युग में कोई भी वस्तु सरकारी स्वीकृति के बिना मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए वैधानिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा की परिभाषा दी जाती है। इस प्रकार किसी भी देश में वही वस्तु मुद्रा मानी जा सकती है जिसे सरकार ने मुद्रा घोषित किया हो। इस मत के प्रतिपादकों में जर्मनी के प्रोफेसर नेप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर हार्ट्रे प्रमुख है। तो नेप के शब्दों में कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर हार्ट्रे ने मुद्रा को विधिग्राह्य स्वीकार करने के साथ ही उसे लेखे की इकाई भी माना है, जिसका अर्थ ऐसी इकाई है जिसमें सभी प्रकार की कीमतों का हिसाब रखा जाता है। वर्तमान में मुद्रा के चलन को दृष्टि में रखते हुए प्रोफेसर नेप की परिभाषा उचित प्रतीत होती है, क्योंकि आजकल मुद्रा का चलन सरकार का ही दायित्व है। राज्य की स्वीकृति समाप्त होते ही मुद्रा का महत्व समाप्त हो जाता है। परंतु नेप की परिभाषा में भी
कुछ आलोचनाएं की गई। यह आलोचना दो कारणों से की गई है, जिनमें पहला है, आलोचकों के अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रोफेसर नेप की परिभाषा तथ्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्व में समाज द्वारा ऐसी वस्तुओं को मुद्रा स्वीकार किया गया है जिन्हें राज्य द्वारा घोषित नहीं किया गया था। यह भी आवश्यक नहीं है कि राज्य द्वारा घोषित वस्तु सदैव मुद्रा का कार्य करती रहे। और दूसरी आलोचना इस आधार पर की गई थी, यदि हम प्रोफेसर नेप की परिभाषा के अनुसार मुद्रा की स्वीकृति राज्य द्वारा अनिवार्य मान ले तो विनिमय का आवश्यक गुण समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम आते हैं विस्तार के आधार पर मुद्रा की परिभाषाएं। तो इस वर्ग में सम्मिलित परिभाषाओं को 3 प्रकार से बांटा गया है, जिनमें उचित दृष्टिकोण वाली अथवा आधुनिक विचारधारा की परिभाषा, संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषा और अति उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषा। इस उचित दृष्टिकोण वाली अथवा आधुनिक विचारधारा की परिभाषा में धातु के सिक्कों और कागज़ के नोटों को भी मुद्रा में शामिल किया गया है, जिनके समर्थक है प्रोफेसर मार्शल एवं प्रोफेसर एली। मार्शल के अनुसार मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय या स्थान में बिना किसी संदेह के और बिना किसी जांच पड़ताल के वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती है। संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाओं के अंतर्गत रॉबर्टसन और उनके समर्थकों का यह विचार है कि विस्तृत क्षेत्र में भुगतान के लिए स्वीकार की जाने वाली वस्तु मुद्रा है। स्वर्ण एक ऐसी वस्तु है जिसे संसार के सब देश भुगतान के बदले स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में स्वर्ण अथवा चांदी से बनी हुई मुद्राओं को ही मुद्रा की परिभाषा में लिया जा सकता है। अतः केवल धातु मुद्रा को ही मुद्रा मानना संकुचित दृष्टिकोण का उदाहरण है। अति उदार दृष्टिकोण वाली परिभाषाओं में मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, अर्थात मनी इज व्हाट मनी डस। इस दृष्टि से चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि साख पत्र तो मुद्रा है ही। अल्प विकसित क्षेत्रों में नारियल, सीप जैसी अनेक वस्तुओं को भी मुद्रा का पद दे दिया गया है। यह दृष्टिकोण सीमित रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को भी भविष्य में प्रयोग के लिए संग्रह करना कठिन है, अतः उन्हें मुद्रा मानना उचित नहीं है। इस तरह से मुद्रा की परिभाषाएं अन्य तो दिया जा चुका है, परंतु उचित परिभाषा के रूप में मुद्रा की उपर्युक्त सभी परिभाषाओं पर विचार करने के पश्चात यदि मुद्रा के सही स्वरूप की जानकारी उसकी परिभाषा से करनी हो तो उसकी परिभाषा श्रेष्ठ कही जा सकती है। जो परिभाषा नीचे बतलाई जा रही है, मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। इस तरह से मुद्रा की परिभाषा अर्थात मुद्रा क्या होता है, मुद्रा की सर्वमान्य परिभाषा कौन सी है, यह स्पष्ट हो जाने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।